जनपद नैनीताल की जनता की ओर से माननीय इंगोले साहब से माफ़ी चाहूँगा कि केवल दो वक्तागण हमारे बीच में शेष हैं। उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि बहुत ही संक्षेप में अपनी बात रखेंगे। हमारी मातृशक्ति के रूप में हमारे बीच में उपस्थित जनपद नैनीताल की पूर्व जिलाध्यक्षा, जिनके नेतृत्व में सन 2003 में क्लस्टर अधिवेशन का सफल आयोजन हुआ था, मैं आमंत्रित करता हूं माननीय पार्वती आर्य मैडम को। कृपया आएँ, हमें अपना उद्बोधन दें। माननीय पार्वती आर्य जी। मंच से जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। जैसा कि आज हमारे नैनीताल में क्लस्टर अधिवेशन है, ये अधिवेशन हमारे ऐतिहासिक बन जाते हैं। हमारे वक्ता और मुख्य अतिथियों के ने सारा यहाँ पर कह दिया है। मैं संक्षेप में अपनी दो बातें आपके सामने रखूँगी कि विषय है हमारा मूल निवासी बहुजनों का सामाजिक अभिसरण ही राष्ट्र निर्माण का सरल समीकरण है। बाम से राष्ट्रीय कार्यकारिणी रिसर्च विंग के माध्यम से विषय तय किया गया है। मूल निवासियों का अभिसरण ही राष्ट्र का सरल समीकरण है। बुद्धिजीवियों के सामने मैं कहूँगी कि अभिसरण का तात्पर्य प्रचार प्रसार है। जो हमारा दो लोगों के माध्यम से कोई चीज़ निकल के आती है, वो हमारा अभिसरण है। अभिसरण हम गांव घरों में जाकर हम नई चीज़ को समझाएंगे, देंगे, क्योंकि हमारा जो शहरी समाज है वो किसी न किसी तरह से हमारे समाज से जुड़ा रहता है, समाचार के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। लेकिन हम जब गांव-गांव में गए तो हमें यह पता चला कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब के बारे में नहीं जानते हैं। हमारी बड़ी बड़ी सयानी लड़कियां हैं, इंटर कर लिया, बीए कर लिया, बीएससी कर लिया। मैंने उनसे पूछा कि माता सावित्रीबाई कौन है, तो उनको ये भी पता नहीं चलता है कि माता सावित्रीबाई कौन है, बाबा साहब कौन है। तो हमें ये अभिसरण ये तय करना है कि हमें शहरी क्षेत्रों से हट के भी हमको गांव-गांव में प्रचार करना है, प्रसार करना है। सभी को हमने अपने संविधान के बारे में बताना है। BS4 डोर टू डोर, ये हमारा जो नारा है, इसको हम तभी सार्थक करेंगे जब हम अपने माता बहनों को बताएंगे और श्रमिक वर्ग को बताएंगे। पढ़ा लिखा तबका हमारा सब जानता है और एक दूसरे से वार्तालाप करके विद्यालयों में, कॉलेजों में हम समझते हैं। लेकिन हमारा मूल उद्देश्य जो है, हमारे जो पीछे छूटे हुए भाई बहन हैं उनको आगे लाना, नई पीढ़ियों को जोड़ना, नई लड़कियों को जोड़ना। हमारे जो महिलाएं हैं आज भी हम मनुवाद को ढो रही हैं। इसके लिए मैं इसका विरोध कभी नहीं करती हूँ कि आप ये मत करें, वो मत करें। आप जाने, पहचाने, सोचें, तब निर्णय लें। ये नहीं कि लकीर का फकीर हमने नहीं बनना है। कहीं ना कहीं हमको भ्रमित किया जाता है कि आज ये है, आज वो है, आज ये है, तो हम उसी में लगे रहते हैं। तो एक दिन का जब हम उपवास रखते हैं तो पूरा 40 को पढ़ते हैं। अब एक दिन हम संविधान पढ़ेंगे, चाहे 2 ही पन्ने का पढ़ें। तो घरों में अपने सब लोगों ने बता रखा आपको, हमारे अच्छे अच्छे प्रवक्ता, वक्ता और हमारे जो आज पत्रकार आए थे। हमारा सौभाग्य है कि इस नैनीताल में हमारे 2 पत्रकार आ गए हैं और उनका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। क्या हम सभी साथ मिलकर एक चिंतन जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वरूप तैयार करके अपने समाज को एक आधार बनाकर राष्ट्र निर्माण में सरल समीकरण बना सकते हैं? इसके लिए हमें चिंतन करना है। सभी SC, ST, OBC, माइनॉरिटी BS4 के तहत गांव-गांव में प्रति व्यक्ति महिलाओं, नवयुवकों को जोड़कर राष्ट्र निर्माण में सरल समीकरण से राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए हमें सभी जो हमारे संगठन हैं अलग अलग भटके हुए हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि हमें एक ऐसी बड़ी छाता लेनी चाहिए
जिसमें सारे संगठनों का जोड़ और बैठ सकें। हमारे पास ऐसी छाताएं हैं कि जिसमें आधे लोग सुरक्षित रहते हैं, आधे लोग पीछे भीगते हैं, तो सभी को भिगाया न जाए, सबको अपने साथ लाया जाए। धन्यवाद। जय संविधान, जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। सम्मानित सभी मिशनरी साथियाँ इस सभागार में अंतिम क्षणों तक उपस्थित न रहे, बहुत ही सारगर्भित अभी ओजस्वी वक्ता हमारे बीच में है। मैं 4 लाइनों के माध्यम से आपके बीच में रखूंगा। बुलबुल के परों में बाज का परवाज नहीं होता, बिखरे हुए लोगों का कभी राज नहीं होता, सर झुकाकर चलने की आदत पड़ गई जिनको, उनके चेहरे पे कभी ताज नहीं होता। मैं इसी वक्तव्यों के साथ अंतिम वक्ता के रूप में, इससे पहले कि मैं अध्यक्ष जी भाषण कराऊं, उसके पूर्व मैं इस जनपद की पूर्व जिलाध्यक्षा प्रशिक्षण सचिव बामसेव इकाई जनपद नैनीताल की प्रशिक्षण सचिव माननीय नीरू कपूर जी को आमंत्रित करता हूं। बहुत ही संक्षेप में अपना वक्तव्य रखेंगे माननीय नीरू कपूर। जनपद नैनीताल के हल्द्वानी शहर में स्थित अंबेडकर पार्क के इस सभागार में आज की इस क्लस्टर अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे माननीय संजय इंगोले जी, राष्ट्रीय संगठन सचिव बामसेव, उद्घाटक माननीय रघुनाथ लाल आर्य जी, संयुक्त निदेशक प्रारंभिक शिक्षा देहरादून, मुख्य अतिथि माननीय शंभू कुमार सिंह जी, वरिष्ठ संपादक नेशनल दस्तक दिल्ली, और मंचासीन हमारे सभी मिशनरी साथी और इस सभागार में उपस्थित जो भी अब ये अंत में उपस्थित हैं, वो सच्चे सिपाही हैं बामसेव के और सच्चे सिपाही हैं बाबा साहब के। उन सभी भीम सैनिकों को मेरा भीम सैल्यूट, और साथ में मातृशक्ति जो भी यहाँ पर उपस्थित है सभी को मेरा जय भीम, जय मूल निवासी। क्योंकि इससे पहले सभी वक्ताओं ने इन विषयों पर बहुत कुछ अपने हमको विचारों से अवगत कराया है, तो मैं इससे पहले हमारे जिला अध्यक्ष डॉक्टर ललित सिंह जी ने हमें संविधान के अंदर जो भी अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में कुछ बताया था। तो मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम जो महिलाओं को अधिकार दिए गए हैं संविधान में, उसके बारे में दो तीन चर्चा करूंगी। बातें तो मैंने बहुत लिखी थी, लेकिन समय की कमी है तो इसलिए थोड़ा ही बात को मैं रखूंगी। हमारा भारत का जो संविधान है वो सर्वोच्च विधान है, और इस संविधान सभा को इसको संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया और 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश में ये लागू हुआ। इसीलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस संविधान में बाबा साहब ने महिलाओं को विशेष अधिकार दिए, जिसके तहत महिलाओं और पुरुषों के बीच रोजगार, काम और वेतन जैसे सभी क्षेत्रों में समानता सुनिश्चित की। भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर 21 तक सभी व्यक्तियों को लिंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के अधिकार दिए गए हैं, परंतु यहाँ पर हम महिलाओं के अधिकारों की ज़्यादा चर्चा करेंगे, जो समाज में समानता बनाने और महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद करने के लिए विकसित किए गए हैं। आज भी व्यक्ति को जितने भी अधिकार दिए गए हैं, उसके बाद भी महिलाएं और लड़कियां आज भी सुरक्षित नहीं हैं। आज भी महिलाएं भेदभाव का शिकार हैं। पुरुषों की अपेक्षा कम वेतन, कम शिक्षा का अधिकार जैसे कई अधिकारों से आज भी हमारी महिलाएं वंचित हैं। इसलिए महिलाओं को अपने अधिकारों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए, जो उन्हें समाज के सभी अन्यायों से बचाने में मदद कर सकते हैं। तो कुछ संविधान के अंतर्गत जो कुछ अधिकार हैं महिलाओं को, जैसे अनुच्छेद 14 में महिलाओं को समानता का अधिकार दिया गया है, जिसमें महिला और पुरुष को समान अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 15 में राज्य जो है, कोई भी राज्य धर्म या वंश या जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 16
लोक सेवाओं में बिना भेदभाव के अवसर की समानता दी गई है महिलाओं को। अनुच्छेद 19 के आधार पर समान रूप से स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 21 स्त्री पुरुष को प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता से वंचित न करना। अनुच्छेद 23 और 24 में स्त्री पुरुष को शोषण के विरुद्ध समान अधिकार दिए गए हैं। 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, यानी कि किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म के विरुद्ध जो है स्वतंत्रता हमको दी गई है कि हम किसी भी धर्म में चुन सकते हैं। 29 और 30 शिक्षा एवं संस्कृति का आधार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 39 पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। अनुच्छेद 42 प्रसूति सहायता प्राप्ति की व्यवस्था, यानी कि जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको अपने बच्चों को देखने के लिए कुछ ऐसी छुट्टी की प्रावधान की गई है कि वो कामकाज के साथ साथ अपने बच्चों की देखभाल के लिए भी उनको अधिकार दिए गए हैं। 51 अनुच्छेद 51 में ऐसी प्रथाओं का त्याग जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, यानी कि जिनसे हमारे सम्मान को ठेस पहुंचती हो, तो ऐसी प्रथाओं का हमें त्याग करने का अधिकार दिया गया है। 243 संविधान के अनुच्छेद के अनुसार पंचायती राज्य संस्थाओं में या नगर निकायों के जो चुनाव होते हैं उसमें भी महिलाओं को अधिकार दिया गया है कि आप भी उसमें चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा समान मेहनताना का अधिकार, यानी कि जब हम समान काम करेंगे तो पुरुषों के बराबर हमको भी समान वेतन दिया जाएगा। गरिमा और शालीनता का अधिकार। कार्यस्थल पर उत्पीड़न से सुरक्षा का अधिकार। घरेलू हिंसा के खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं, उसका अधिकार। पहचान जाहिर न करने का अधिकार, कि अगर कोई महिला चाहे कि उसकी पहचान जग जाहिर ना हो तो वो भी हमको अधिकार दिया गया है कि हम उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि अपनी पहचान को हम जग जाहिर न करें। मुफ्त कानूनी मदद का अधिकार, कि कानून हमको मुफ्त में मदद दे सके, इसका अधिकार। रात में किसी भी महिला को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ये भी हमको पता होना चाहिए कि सायंकाल के बाद और सवेरा होने से पहले किसी भी महिला को किसी भी अपराध के लिए जेल में या पुलिस के द्वारा मतलब गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये हमको मालूम नहीं है महिलाओं को। वर्चुअल शिकायत करने का अधिकार भी है हमारे पास। अशोभनीय भाषा अगर हमारे विरुद्ध कोई व्यक्ति ने मतलब बोली है तो उसके लिए भी हमको आवाज़ उठाने का अधिकार है। इसके अलावा किसी भी महिला का हम किसी अपराध के लिए पीछा नहीं कर सकते हैं, ये अधिकार भी बाबा साहब ने हमारे संविधान में हमको दिया है। और एक अन्य अधिकार है जीरो FIR का अधिकार, यानी कि महिला किसी भी थाने में किसी भी समस्या के लिए अपनी FIR दर्ज करा सकती है। इसके बावजूद भी महिलाओं के लिए हमारे देश में सुरक्षा अभी भी इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर महिलाओं को एक ज़्यादा सुरक्षा और सम्मान दिया जाए तो महिलाएं देश के विकास के लिए अग्रणी भूमिका निभा सकती हैं और देश के सर्वोच्च पदों पर आसीन हो सकती हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान। बहुत ही सादगी की प्रतिमूर्ति को मैं आमंत्रित करता हूँ। इससे पूर्व मैं इस सभागार के बाहर जितने भी हमारे सम्मानित सदस्य हैं, मैं विशेष आग्रह करूंगा, बहुत ही लाभदायक प्रबोधन आपके बीच में होने वाला है। कृपया सभागार के अंदर अपनी उपस्थिति दें। मैं 4 लाइनें कहूँगा। ये आवारगी, नासमझी, बदसलूकी, नादानी तक है, ये शोहरत, ये दौलत, ये हुस्न, ये सबाब जवानी तक है। कुछ भी नहीं रहता है शेष तुम्हारी सादगी के सिवा, ये जिंदगी जिस्म के राख होने की कहानी तक है। ऐसी ही शख्सियत को मैं आमंत्रित करूं, अपने प्रबोधन के माध्यम से पूरे देश को जागृत कर रहे बहुत ही सौम्य प्रवृत्ति के धनी
बामसेप का थिंक टैंक समझे जाने वाले और जो वर्तमान में जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और बामसेप के राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं, मैं आमंत्रित करता हूं माननीय संजय इंगोले सर को। मेरा पुनः सभी जो इस प्रांगण के बाहर, इस सभागार के बाहर हैं, कृपया, बहुत ही लाभदायक प्रबोधन आपके बीच में होने वाला है, कृपया सभागार में अपनी उपस्थिति दें। थैंक यू। साथियों, समय के साथ हमने सही से प्रबंधन नहीं करने से ऐसी परिस्थिति निर्माण होती है। इसके दो समाधान हैं कि एक तो पहले से ही हमारा जितना टाइम है उतने ही लोगों को आमंत्रित करना चाहिए इधर बोलने के लिए, या फिर अगर ज़्यादा लोग हो गए तो भोजन का ब्रेक करके दोबारा बिठाना चाहिए। यही उसकी सिस्टम है। तो जो सिस्टम हमने ऑल इंडिया में बनाई, वो सिस्टम आप लोगों को लगा कि ऐसा संभव नहीं होगा, तो जब वैसा संभव नहीं होगा ब्रेक करके यहाँ बैठने का, तो ये संभव ज़रूर हो सकता था कि जो बोलने वाले लोग हैं उनकी संख्या हम कम कर सकते थे। तो उस संदर्भ में आपको सोचना चाहिए। एक शेर यहाँ पर पढ़ा गया कि बिखरे हुए लोगों का कोई राज नहीं होता, और पत्रिका में इतने बिखरा दिए, कैसे राज होगा? इतने नाम है इसके अंदर के आधा पम्पलेट इन लोगों के नाम ही है, इसमें इनका राज नहीं हो सकता, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग रख दिए अपने समय में, वो बिखर गए। तो संगठित जो लोग होते हैं वो अपना समय और अपने संसाधन दोनों का गणित बिठा के, मैथमेटिकल गणित बिठा के, कि एक आदमी अगर 10 मिनट बोलेगा तो 3 घंटे में कितने लोग बोलेंगे? 3 घंटे में 90 मिनट है, मतलब 9-10 लोग बोलेंगे। 9-10 लोगों से ज़्यादा अगर लोग हैं तो 3 घंटे में नहीं हो सकता, और एक सेशन 3 घंटे से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका आप फ्यूचर में ध्यान रखिएगा। अब मेरी परिस्थिति ऐसी हो गई कि एक बार भंते आनंद, एक व्यक्ति रास्ते के किनारे उन्हें मिला, उन्हें धम्मदान कर रहे थे, उनका प्रबोधन कर रहे थे। कई प्रकार से समझाने के बाद भी वो आदमी आनंद क्या बता रहे हैं उसमें से कुछ भी चीज़ ग्रहण नहीं कर पा रहे थे। तो आनंद को लगा, ये पहली बार मैंने ऐसा आदमी देखा जो धम्मदान मैं कर रहा हूँ उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे, ग्रहण नहीं कर पा रहे, जबकि वो व्यक्ति शरीर दृष्टि से सुदृढ़ नजर आ रहे थे, स्वस्थ नजर आ रहे थे, लेकिन तब भी उनको बात समझ में नहीं आ रही। उनको लगा एक अलग आदमी है, विचित्र आदमी है, मतलब अपना बुद्धि का पूरा उपयोग ना करने से ऐसा हुआ कि वो समझ नहीं पाए उसकी परिस्थिति को। तो आनंद को लगा कि मैंने इनको तथागत के पास ले जाना चाहिए। जब आनंद उस आदमी को तथागत के पास ले गए कि ये अच्छे आदमी हैं, और मैं अपनी पूरी ताकत लगा के इनको बताने की कोशिश किया, उसमें से कुछ भी इनको समझ में नहीं आया। उस आदमी का शारीरिक हालात को देखकर, उसके चेहरे पर देखकर बुद्ध को पता चल गया यह आदमी भूखा है, तो ये कैसे समझेगा। तो उन्होंने आनंद को कहा कि ऐसा है कि पहले इनको खाना खिलाओ, ये सारी चीज़ समझेंगे। तो खाना खाना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं, जो पेट में खाना नहीं होगा तो वो बुद्धि को समझने के लिए जो खून चाहिए
वही प्रवाहित नहीं होगा तो काम नहीं करेगी, समझेगा नहीं। खाना खिलाओ, फिर खाना खिलाने के बाद उस आदमी को कुछ समझाया, उसको सारा समझ में आया। तो इसलिए अब मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई आनंद जैसी कि मुझे समझ में तो आ रहा है कि लोगों को खाना खिलाना है, लेकिन हमने एक लोकतंत्र का जो है वादा लोगों को किया है, एक मूल्य हम स्थापित कर रहे हैं। तो जितनों को वादा किया पंपलेट में उनको नहीं बोलने देंगे, बोलेंगे यार हमारा नाम रखा था हमको बोलने नहीं दिया। वो कल जाके कहेंगे कि वामसे के लोग जो लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र की ओर चल रहे हैं उसमें से हमको बाहर कर दिया। तो इसलिए हम उनको बोलने देना जायज मैंने समझा, नहीं तो मैं एज अध्यक्ष उसको रोक सकता था। और शंभू प्रसाद को मैंने कहा था, शंभू को मैंने कहा था कि 2 लोग और बोलेंगे उसके बाद हम बोल के ख़त्म करेंगे। उसके बाद मैंने देखा कि लिस्ट में और भी लोग हैं, तो कोई बात नहीं। वो भी 3 बजे तक जब मैंने उनको मनाया वो 3:06 पे वो उठ गए, कोई बात नहीं। अब मैं ये मानता हूँ कि इसमें जो लोग वापस आए कुछ खा के आए होंगे, है ना। तो क्योंकि लोग आए हैं तो कुछ खा के आए होंगे, या मन बना लिया होगा कि ठीक है अब ये सुनना है। तो मैं 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ इस अवसर को, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक, ये जो कार्यक्रम हमने बनाया BS4 का, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें बामसेप का नाम नहीं लिखा है हमने ऊपर में बैनर में। इस कार्यक्रम को हम जन सामान्य का कार्यक्रम बनाना चाहते हैं, कॉमन आदमी तक पहुंचाना चाहते हैं। ये जो कार्यक्रम है जन सामान्य, जन समुदाय में इसको पहुंचाना, सामान्य लोगों में इसको पहुंचाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाना चाहते हैं। जितने कार्यकर्ता, इसके अलावा हमारे जो हितचिंतक है, कुछ ज़्यादा हो गया भाई, इसमें पावर कम करो, क्या गिरा हो, ये आवाज़ क्यों दे रहा है। हाँ, तो अगर उस दृष्टि से मैं देखूं, मैं आज की तारीख में संगठन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं, संगठन सचिव नहीं हूं, पम्पलेट में लिखा है। इसका मतलब अभी जून में बना ना, तो अभी इधर जो लोग नहीं आए होंगे जनरल बॉडी में, उनको नहीं पता चला है होगी कि मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं। कोई बात नहीं। इसका मतलब यह है कि हमारा संगठन इतना देश में व्यापक है कि संगठन की गतिविधियां हर स्तर पर यूनिफॉर्मली पहुंचाना हमारे लिए अपने आप में एक चुनौती है। तो एक संगठन का उपाध्यक्ष होने के नाते और यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है इसकी देखरेख की मेरी जिम्मेवारी है। जब मैं अध्यक्ष के पद में यहाँ बैठा हूँ, मेरी जिम्मेवारी है। यहाँ जो कुछ भी हुआ, सही हुआ उसके लिए भी हम जिम्मेवार है, जो गलत हुआ उसके लिए भी हम ही जिम्मेवार है। तो इसमें मेरा लक्ष्य, मेरा मार्गदर्शक है। लक्ष्य क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये संदेश जाना चाहिए। उस दृष्टिकोण से अगर हम देखें, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन लगाएंगे तो उस डिसिप्लिन में जो बैठते नहीं वो आएंगे ही नहीं, ठीक है। इसीलिए वो कुछ समय के लिए आए और उनको पता चला कि ये BS4 का बहुत बड़ा कार्यक्रम हो गया, हमारा कार्यक्रम सफल हो गया। संजय इंगोले का भाषण नहीं सुना तब भी सफल हो गया। दूसरा, ये संगठक जो आपके अध्यक्ष वगैरह है उनके लिए कह रहा हूं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से अभियान जन जन तक पहुंचाने के लिए जो निधि एकत्र करना है, फंड जनरेट करना है, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये अब मैं मीटिंग के बाद पूछूंगा कि भाई पैसा कितना जनरेट हुआ। अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों में संदेश गया और अभियान चलाने के लिए हमने इस अवसर पर निधि एकत्र किया, संसाधन, आर्थिक संसाधन जुटाए,
तो मैं बहुत खुश हूँ। उसके लिए मैं अभी आपको नहीं कहूँगा कि आप ताली बजाओ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि अभी पैसे के बारे में क्या हुआ। पब्लिक के बारे में जो हुआ उसके लिए मैं खुश हूँ, उसके लिए आप ताली बजा सकते हैं, बजा दीजिए। पैसे के बारे में भी पूछेंगे डॉक्टर साहब को, अध्यक्ष है यहाँ पर बैठे हुए, और उन्होंने अच्छा भाषण किया, इसलिए भी उनका मैं अभिनंदन करता हूँ कि यहाँ पर लोगों को समझाने के लिए लोग तैयार हो गए प्रभावशाली ढंग से। जितने बोले मेरे पहले और हम बाद में, हल्का किसी का नहीं गया भाषण, नियर अबाउट सभी लोगों ने अच्छे समझाए। तो उसके लिए भी जो है हमारा कार्यक्रम सफल है। लोग ज़्यादा तैयार होने चाहिए समझाने वाले, उस पैमाने पे लोग ज़्यादा आने चाहिए, समझाने वाले ज़्यादा तैयार होने चाहिए, इस पैमाने पे हम सफल है। पैसा ज़्यादा इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि पैसे की नौटंकी नहीं की जा सकती। पैसे का काम पैसा ही करेगा, ये आप समझो। जो लोग आंदोलन चलाने के लिए आर्थिक संसाधन नहीं जुटा सकते, वो लोग आंदोलन नहीं चला सकते। कितनी भी बुद्धि हो, कितना भी हुनर हो, वो आंदोलन नहीं चला सकते। पैसा है, आज अगर कोई कमी रही, उस कमी को हम पूरा कर सकते हैं, दोबारा कार्यक्रम नियोजन कर सकते हैं। जो छूट गए उनको दोबारा ला सकते हैं, दोबारा समझा सकते हैं। ये जिला का हुआ अधिवेशन, अब हम प्रशिक्षण भी लगा सकते हैं। अगर हमारे पास पैसा है, हम जिला का प्रशिक्षण भी शिविर लगा सकते हैं, हम तहसील में जाके भी लगा सकते हैं। तो वो काम चुस्त होना चाहिए, निर्धारित जो किया उसको ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की कोशिश होनी चाहिए। वो मैं समझता हूं कि आपको करना चाहिए। अगर वो कमी रही, उसमें भी अगर कोई कमी है, उसको भी पूरा करने का नियोजन आपको बनाना चाहिए। इस अधिवेशन में जो मैंने संदेश देना है, वो दो संदेश देने हैं। ये जो दो बातें मैंने बताई, लोगों का सहभाग और आर्थिक संसाधनों का निर्माण, वो दो बातें सांगठनिक है। अब दो बातें जो आपको बताना चाहता हूं, वो आंदोलन से संबंधित है और वो वैचारिक है। पहली बात ये कि इस विषय में हमने जो शब्द लिखा कि संविधान को अमल करने की बोली तय करेगी आगामी शासन के दिशा निर्देशन की धुरी, ये एक विषय बनाया। इसमें एक जो शब्द लिखा है संविधान की बोली, मतलब संविधान को अमल करने की बोली, उसका संबंध है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से, संविधानवाद से उसका संबंध है। संविधानवाद क्या है कि संविधान ने जितने भी पद और अधिकार स्थान निर्माण किए, अथॉरिटी निर्माण की लोक सेवा के लिए और समाज के प्रबंधन के लिए, शासन के लिए, वो सारे जो नियुक्त लोग हैं, प्रधानमंत्री से लेके गांव का पटवारी और उसका झोला पकड़ने वाला जो आदमी होगा कोतवाल, वहां तक, वो सारे लोगों को जो अधिकार दिए हैं, वो अधिकार उनकी मनमर्जी से वो उपयोग और प्रयोग नहीं कर सकते। उन अधिकारों का उपयोग और प्रयोग उनको संविधान में दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार ही करना पड़ेगा। दैट इज द लिमिटेशन। अब वो लोग अपने अधिकार क्षेत्र में रह के काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसकी समझ यदि सामान्य आदमी को होगी तो ही वो आदमी को आप रोक सकते हैं। सामान्य आदमी को अगर पता चलेगा कि ये जो कर रहा है ये इसका अधिकार नहीं है, ये नहीं हो सकता, तो वो आदमी सामान्य आदमी के माध्यम से अपने अधिकार की जो एग्जीक्यूशन है, अनुपालन है, वो नहीं करवा पाएगा। मतलब संविधान का उल्लंघन नहीं कर पाएगा। और अगर आदमी को पता ही नहीं है कि वो जो कर रहा है वो संविधान का उल्लंघन हो रहा है, तो वो कर लेगा, उल्लंघन कर लेगा संविधान का। तो संविधान के दायरे, संविधान के अधिकार क्या है, किस मामले में,
वो समय समय पर जैसी परिस्थिति उत्पन्न होती है उस वक्त सही समय पर लोगों को समझाने का दायित्व बुद्धिजीवी वर्ग का है कि सही उदाहरण से, सही मौजू से वो लोगों को इसका आकलन कराए कि ये गलत हुआ, और फिर लोग उसको रेजिस्टेंस क्रिएट करें, उसको रोके। ये काम है बुद्धिजीवी लोगों का, और वाम से एक बुद्धि को हम कंट्रोल कर लेंगे। दूसरा कि ये कंट्रोल करने के लिए ज्यादा ताकत हमें समाज के अंदर अपने लोगों से जुटने से मिलेगी, इसलिए वो दूसरा विषय है। ये जो सामाजिक अभिसरण का जो विषय है वो ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों से जुटने की जो बात है, जो बिखरे पड़े हैं हमारे लोग उनको अपने संगठन और विचारधारा की दायरे में उनको लाने का जो काम है, उनके मन में जो ब्राह्मणवाद ने जहर फैलाया, भेदभाव का, अलग होने का, वो खत्म करने का जो काम है, वो अगर हम करेंगे, बड़ा दिल रखकर करेंगे, तो हमें ज्यादा ताकत प्राप्त होगी। जब हम अधिकारियों को डायरेक्ट करेंगे कि ये गलत हो रहा है, तो उसको समाज का ज्यादा समर्थन हमको मिलेगा। और जो परिस्थिति हमारा दुश्मन हमारे बीच में बिखराव की, डिफरेंशिएशन की पैदा करना चाहता है, तोड़ना चाहता है, वर्गीकरण वगैरह जो कर रहा है, ऐसी सिचुएशन में उसकी प्रतिक्रिया दिए बगैर, प्रतिक्रिया करने से हमको फायदा नहीं होता, नुकसान होता है रिएक्शन करने से। हमको अपना काम जिससे उसको मुश्किल हो रही है, जो उसकी मुश्किल है, जो उसको जिससे जलन हो रही है, वो काम ज्यादा करने का। दुश्मन किस चीज से जलता है? अगर हम संगठित हो रहे हैं, भिन्न भिन्न जाति के लोग एक साथ आ रहे हैं, हम लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, हमारे अंदर कोई समस्या है तो हम आपस में चर्चा वार्ता करके उसको मिटा रहे हैं, ये काम अगर हम करेंगे तो उससे उसको मुश्किल होगी। और जो उसने आग जलाई, उसमें अगर हम उस जली हुई आग की ज्यादा चर्चा करेंगे और उसमें हम खुद पड़ेंगे, उस आग के काम में, जो उसने आग लगाई उसमें हम खुद पड़ेंगे, तो हमें भी चोट लगेगी। क्योंकि रिएक्शन जब आप करते हैं तो रिएक्शन में चोट लगती है, और जो एक्शन लेता है उसको फायदा होता है। उनको शांति से करना होगा। जैसे किसानों के आंदोलन में सरकार ने कहा कि हमने आपका जो आपके खिलाफ में जो कानून बनाया था वो वापस ले लिया। किसान खुश हो गए, आंदोलन खत्म करके घर चले गए। बाद में उन्होंने, प्रधानमंत्री ने जो बोला था वापस ले लिया, ना वो लागू कर रहे, ना पहले से चल रहा था वो लागू कर रहे, लागू कुछ भी नहीं है। अब कोर्ट ने एक निर्णय दिया, प्रधानमंत्री ने तुरंत कैबिनेट की मीटिंग की और कहा कि नहीं इसमें क्रिमिलियर नहीं लगाएंगे। उनको ये पता है क्रिमिलियर की बात करेंगे तो ज्यादा लोग प्रज्वलित हो जाएंगे, ज्यादा उद्दीप्त हो जाएंगे, ज्यादा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। उन्होंने तो हमारे लोगों का, जो लोग क्रिमिलियर की वजह से उसका विरोध कर रहे थे कोर्ट के जजमेंट का, वो ठंडे हो गए, नहीं वो नहीं करने वाले। अब जो वर्गीकरण वाला है वो अभी सरकार कुछ बोल नहीं रही है, लोग आंदोलन कर रहे हैं। अब वो आंदोलन करेंगे भी तो उनको भी कोई वादा कर देंगे, वो भी शांत हो जाएंगे। पॉइंट इज कि उन्होंने प्रॉमिस करने से नहीं होगा, जो अमल करेंगे, अमल में करने से नुकसान होगा। जो अगर उन्होंने हमको बांट दिया, क्रिमिनल लगाया, तो नुकसान होगा हमारा, उन लोगों को पता चलेगा। जैसे वो शुरू हो जाएगा लोगों को पता चलेगा, बहुत सारों को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जो जाते ही नहीं नौकरी वोकरी के लिए, एप्लीकेशन नहीं करते, पढ़ते नहीं, उनको तो कुछ भी नहीं पता चलेगा। जो तैयार हो गए थे पूरी मेहनत से और वो एलिजिबल होने के बाद भी उनको नहीं मिलेगा, उनको पता चलेगा ये खतरनाक हो गया करके, अब तो कोई नहीं पहुंच पाएगा, ये उनको पता चलेगा जो अप्लाई करेंगे उस पोस्ट के लिए। लेकिन वो कम होंगे संख्या में, उनको पता नहीं, वो उनको पता चलेगा लोगों से जुटे हुए नहीं है, वो लोगों का साथ सहयोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
इसका मतलब ये हुआ, हमने एक प्रिंसिपल बनाया है बाम से अपने, दुश्मन हमारे लिए जितनी भी समस्या पैदा करेगा, हम उनमें से एक भी समस्या का समाधान नहीं करेंगे। ये हमारा रिजॉल्व है, संकल्प है। एक समस्या निर्माण किया है, ये उसका धंधा है। जितनी भी समस्या निर्माण करेगा, इसमें से एक भी समस्या का समाधान नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? दुश्मन के लिए एक समस्या निर्माण करेंगे, तब उसको पता चलेगा समस्या क्या होती है। अभी दुश्मन की समस्या जितनी हमने बढ़ानी चाहिए वो अभी नहीं बढ़ा पाए हम, लेकिन कुछ तो बड़ी है। हमारे लोग दुश्मन को वोट करते हैं, ये हमारी समस्या है, और दुश्मन के लिए ये समस्या का समाधान है। उसको पावर में जाना है, हमारे लोग उसको भेजते रहते हैं, उसका समाधान। जब हमारे लोग उसको पावर में नहीं भेजेंगे, ये उसकी समस्या होगी। हमारे लोग कब नहीं भेजेंगे? यदि हमारे लोग हमने सही से संगठित किए तो ही उनको नहीं भेजेंगे, और उनको नहीं भेजने से काम नहीं चलेगा। सही आदमी को वहां भेजेंगे, तब हमको फायदा होगा, और ये उसकी समस्या होगी। किसी ने इधर बताया वो 15% लोग हैं और सरकार पर 34-35 चाहिए। चले गए क्या टमटा साहब? वो कोई किसने बताया था? हाँ, कहाँ से मिल रहे हैं उनको ये 15 एक्स्ट्रा? 20 नंबर उनको एक्स्ट्रा कहाँ से मिल रहे हैं? हमारे लोग दे रहे हैं। ये अगर रुक जाएंगे तो वो वहां पर कर्टेल हो जाएगा। अब हमको जो भी समस्या निर्माण हुई, वो समस्या रखो साइड में, हम चिल्लाएंगे भी, आंदोलन भी करेंगे। पावर हमारे पास नहीं है, ना कोर्ट में हमारे पास है, ना पार्लियामेंट में हमारे पास है। हमारे चिल्लाने से, धरना प्रदर्शन करने से वो इसको वापस ले लेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो छोड़ो, अब जो उन्होंने कर दिया, वो वहां बैठे हुए ताकत में, वो जो उस करने के लिए ही बैठे हुए। उन्होंने अपने आदमी को कोर्ट में बिठाया, वो करने के लिए बिठाया। सरकार बनाई, वो करने के लिए बिठाया, सरकार बनाया। वो हमारे बोलने से रुकने वाले नहीं है। हमारा काम क्या है? हम सही से संगठित नहीं है, हम सभी जगह पर, हमारी इकाई नहीं है। जहां इकाई है वहां पर साधन संसाधनों का अभाव है, ये हमारी कमी है। इस इलेक्शन में हम लोगों ने 150 कॉन्स्टिट्यूंसी में प्लानिंग किया, लेकिन इस देश में 543 थी, अब वो बढ़ेगी भी कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा की। वो कौन आदमी हमारे खिलाफ क्या कर रहा है वो छोड़ो, लेकिन वो आदमी जहां पहुंचा है वहां पहुंचने के लिए क्या करना है वो करो। उसके लिए थोड़ा भूखा रहना पड़ेगा, कुछ संसाधन की कमी होगी, कुछ उन्होंने समस्या निर्माण की, उसकी चोट लगेगी, वो सहते रहो। और जो अपना करना जरूरी है, आधार बनाना जरूरी है, वो काम करो। एक झटके में जब सब जगह आपके लोग, वो उन्होंने सही बताया है ना, क्योंकि इलेक्शन भी लड़ा उन्होंने इस बार, तो उनको पता है कि ये हो सकता है। तो एक झटके में अगर हमने मशीनरी बिछा दी, अपना नेटवर्क सही से बिछा दिया, न्यूनतम में भी बिठाया, 270-72 चाहिए ना, 300 में भी हमारा इक्वेशन बैठ गया। 543 में से 300 में हमने सही से इक्वेशन बिठा दिया, तो ब्राह्मणवादी राजनीतिक तंत्र को हम धाराशाही कर देंगे। और उसके लिए हमको मेहनत करनी चाहिए। हर जगह अपना सामाजिक तंत्र, सामाजिक नेटवर्क, ऑर्गेनाइजेशन हमको खड़ा करना चाहिए। इसका नारा ही है BS4 सामाजिक लोकतंत्र की ओर। नेटवर्क है समाज का, संदेश पहुंचा सकते हैं, आदमी खड़ा कर सकते हैं, लड़ाने के लिए 5-10 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। तो बात करो बाबा साहब की और अधिकार की, और वो एक आदमी के जेब से नहीं जाने हैं। समाज का हर आदमी अपना हिस्सा दे देगा तब भी ये हो जाएगा। ये बहुत बड़ी राशि नहीं होती 5-10 लाख रुपए। मतलब ये एक शहर में आराम से 3-4 हजार लोग अच्छे से परिवार वाले होते हैं। 9 लाख में 3,000 फैमिली बढ़िया से खाती पीती फैमिली होगी। 3-4 हजार फैमिली के लोग अगर 1,000-2,000 रुपए कंट्रीब्यूट करते तो ये लाख रुपए, 10 लाख रुपए ऐसे ही खड़े हो जाते हैं। ये बड़ी बात नहीं है।
लेकिन हम उतना भी करने लायक नहीं है, यह चिंता का विषय है। तो हमें इस अभियान के माध्यम से वहां अपना नेटवर्क बनाना चाहिए। अगर इस कार्यक्रम में आज 500 लोग आए हैं तो 500 लोगों का रिकॉर्ड यहां पर है, इनको रिविजिट करके इनका अगर योगदान इस अभियान को चलाने के लिए हम लेते हैं, आज भी आपको मैं अपील कर रहा हूं कि अपना योगदान देके जाओ। आपकी जिम्मेवारी कम होगी, जिम्मेवारी हमारी बढ़ेगी। और आप साधन संसाधन दोगे, हम उसको धाराशाही कर देंगे। ये वादा रहा। वो प्रतिज्ञा कर रहे थे, भीम प्रतिज्ञा, मैं वादा कर रहा हूं अगर साधन संसाधन संगठन को मिले हम उनको धाराशाही कर देंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस एक लोगों का जाल चाहिए, नेटवर्क चाहिए, संगठन चाहिए, अब पैसा चाहिए। कितना चाहिए पैसा? जितना परिवार में आप खर्च करते उतना नहीं चाहिए। समाज का काम करने के लिए आपके आय का 2% भी नहीं चाहिए हमको, एक भी दे दो बहुत हो जाएगा, 1% में काम हो जाएगा। अब 1% में करते करते हम ये ऑल इंडिया में इतना हमने परिवर्तन कर दिया है कि आज की तारीख में वो लोग हमने जो एजेंडा तय किया है उसकी चर्चा कर रहे हैं। यही विषय है। संविधान हमने एजेंडा बनाया है, ये उनका एजेंडा नहीं है। ये क्रीमिलियर और सब क्लासिफिकेशन ये उन्होंने एजेंडा तय किया है, हमारा एजेंडा ये है। ये अगर हो गया, ये सही से लागू हुआ और हमारे लोग वहां पहुंचे, ये सारी चीज जो उलझुलुल वो पैदा कर रहे हैं वो हम सब खत्म कर देंगे। इनमें कोई इधर कहा किसने नीति आयोग की बात की, वो उन्होंने प्लानिंग कमीशन को खत्म करके नीति आयोग बनाया। कितना समय लगा होगा? एक लेटर निकालने के लिए घंटा लगा होगा सेक्रेटरी को कि ये प्लानिंग कमीशन खत्म, नीति आयोग शुरू। तो इससे ज्यादा क्या समझ लगना है? एक दिन में हो जाता है ये। तो उन्होंने जो गलत खराब कुछ करा है, लोकतंत्र की ये खूबी है कि हम अगर लोगों द्वारा सही प्रतिनिधि पहुंच गए तो अगर कुछ गलत भी हुआ होगा तो उसको हम ठीक कर सकते हैं, रिपेयर करने की कैपेसिटी है लोकतंत्र के अंदर। हमारे देश में बाहर के लोग घुसाए, डॉक्टर साहब ने कहा कोई बात नहीं, यहाँ रह रहे, वो हमारे सहनिवासी हो सकते, मूल निवासी नहीं हो सकते। हम उनको मारने का कोई अभियान नहीं चला रहे जैसे हिटलर ने चलाया था कि सारे आर्य ब्राह्मणों को इकट्ठे करो, साला 3% है, वो इनको एक कमरे में लगाओ और इनका ऑक्सीजन बंद कर दो और खत्म कर दो। ऐसा नहीं बोला डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब ने ये बोला ये सहनिवासी है, मूल निवासी नहीं है। कोई बात नहीं, रहो, लेकिन देश के संविधान के हिसाब से चलो। नहीं चलोगे तो फिर तो संविधान ने जो पनिशमेंट तय की है वो पनिशमेंट होगी। संविधान के खिलाफ करोगे तो संविधान ने जो पनिशमेंट तय की वो पनिशमेंट आपको होगी, उसके लिए तैयार हो जाओ। वो पनिशमेंट भी नहीं सही है, अपना रास्ता सुधारो। जिधर को आए थे या जिधर को जाना है उधर को जाओ, इस देश में नहीं रह सकते। सिंपल बात है, या तो संविधान के हिसाब से चलो या रास्ता सुधारो। लेकिन ये कब? संविधान के रखवाले इस देश के मूल निवासी लोग, वो अगर सही ढंग से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, सही ढंग से अपना कारोबार चलाने के लिए संसाधनों का व्यवस्थापन करेंगे, जुगाड़ करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, तो ये आसान काम है। पहले तो आप लोगों को लगता था कि भाई कुछ भी नहीं बन सकते हम तो अपने, तो कांशीराम जी ने बता दिया कि भाई तू तो जनरल सीट से भी चुन के आ सकता है, तो मुख्यमंत्री बना सकते हो। पहले लोगों ने सोचा था कभी ऐसा हो सकता है? लोगों को लगता था केवल आरक्षित सीट पे ही शेड्यूल कास्ट के लोग चुन के आ सकते हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग आ सकते। प्रयोग करके दिखा दिया। तो वो जब वहां कर सकते तो देश में भी कर सकते हैं। वो तो कर ही देते कांशीराम जी। अगर मान लो एक्सीडेंट नहीं होता उनके जिंदगी में, और जिस प्रकार से उन्होंने सोचा था कि उन्होंने मायावती को तैयार किया है कि वो चलाएगी, वो अगर सही चलता तो अपने लाइफ में पॉलिटिकल बहुत कुछ डेवलपमेंट कर देते। लेकिन जिंदगी में अच्छे निर्णय भी होते, कभी कभी गलत भी हो जाते हैं। तो उनके भी सोच में और चुनाव में गलती हो गई तो कि भाई मेरे बाद सही ढंग से मायावती चला लेगी, लेकिन वो नहीं हो सकता। क्यों? देश बहुत बड़ा है, एक दो आदमी से नहीं चल सकता ये संगठन। लोकतांत्रिक और वो भी सामाजिक जीवन में जब तक लोकतंत्र को नहीं पहुंचाएंगे, भारी मात्रा में लोग इकट्ठे नहीं करेंगे, संगठन में उनको अधिकार नहीं देंगे, बंटवारा अधिकारों का नहीं करेंगे,
जो पावर है संगठन की उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, नीचे तक डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। शक्ति का केंद्रीकरण करेंगे तो जिसके पास केंद्रित हुई वो आदमी अगर खत्म हुआ, शक्ति खत्म हो जाएगी। अगर संगठन की शक्ति को आपने सारे देश में, गांव में, जिला में अगर उसको वितरित कर दिया तो एक जगह कहीं अगर खत्म भी हुआ, दूसरे जगह वाले उसको कवर कर लेंगे। इसलिए वो जो सोच है कि हम 2-4 लोग पूरी जिंदगी लगा के इसको सफल कर देंगे, उससे काम चलने वाला नहीं है। मैं गहराई से समझा रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करो। हमारे समाज के लोग हैं, मायावती कांशीराम जी हमारे समाज के, जो किया तो अच्छा किया, जो गड़बड़ हो गई तो सुधारना है। एकाधिकार से, जब एकाधिकार के खिलाफ में संविधान है, एकाधिकार से संगठन कैसे चला लोगे? एक आदमी संगठन नहीं चला सकता। एटोक्रेटिक लीडरशिप से ये डेवलप ही नहीं हो सकता। ये लोकतांत्रिक नेतृत्व से ही होगा। तो एक आदमी कहीं बीमार हो गया, कहीं दिमाग खराब हो गया, कभी किसी का चरित्र खराब हो गया, तो उससे काम रुकना नहीं चाहिए। जब ज्यादा मात्रा में नेतृत्व करने वाले लोग इकट्ठा करेंगे और संगठन की शक्ति को गांव-गांव तक, कस्बे तक हम स्थापित कर देंगे, तो हमें एका दूसरे कोने से अगर चोट भी लगी, वो सहने की ताकत हमारे अंदर होगी और हम इस लोकतंत्र को अपने हाथ में ले लेंगे। जब गांव में सब जगह अपने संगठन के और संविधान के पक्ष के लोग होंगे, संविधान का विरोध करने वाले या इसके विपरीत में काम करने वाले लोग टिक नहीं पाएंगे। आराम से संविधान की रक्षा हो जाएगी, आराम से संविधान का सम्मान और संवर्धन होता रहेगा। फैलने की जरूरत है, फैलना, संगठन को फैलाना जरूरी है। एक ही आदमी के ऊपर सारा काम देने से काम चौपट हो जाता है। काम को बांटेंगे और सारे लोग देखरेख करेंगे, तब कमी खामी को रोका जा सकता है। अगर हमने यहाँ की यूनिट को ये सोच लिया कि इनको काम दे दिया है, पूरा कर लेंगे, और इनसे कमी रह गई तो उनको कौन बताएगा? जब सक्रिय रूप से सारे लोग देखरेख में सहभागी रहेंगे, गलती को रोका जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है, उसको बटोरा जा सकता है, बिखरे हुए को बटोरा जा सकता है, समय के अंदर बांधा जा सकता है, और प्रभावशाली ढंग से जो है आप अपनी सेवा को समाज में पहुंचा सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखोगे कि हम लोगों को ये कारवां सामाजिक कारवां बनाना है, और नंबर 2, इस कारवां को सफल करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तैयार करना है, संगठन की जिम्मेवारी लेने के लिए भी। जब ज़्यादा जिम्मेवार लोग होंगे, कमियां हमारी कम हो जाएगी और ये हमारा अभियान हम सफल कर सकते हैं। ये साथियों आप ध्यान रखेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हमको भड़काकर, आपे से बाहर जाके आदमी काम करता है, भड़का हुआ आदमी नियोजित ढंग से नहीं करता, उसका कुछ छूट रहा है क्या, उसके ऊपर उसका ध्यान नहीं रहता, और आपे में रहेगा तो हर चीज़ को लिस्ट बना के देखेगा कि ये था, ये हो गया, ये बताना था, ये हो गया, ये रह गया। ये अगर प्लान करके करेगा तो फिर छूटेगा नहीं, और जोश में आके करेगा तो कुछ कर देगा, कुछ मेन काम रह जाएगा, भूल जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमको सुनियोजित ढंग से काम करना है, शांति दिमाग से काम करना है। घबराना नहीं है कि ये हो जाएगा, ये छूट जाएगा, वो नहीं होगा, घबराना नहीं है। प्लानिंग करके आगे बढ़ेंगे तो ये हम इसमें सफल हो जाएंगे। इसमें क्या प्लान है कि जो जातियों के लोगों को दुश्मन भड़का रहा है, उनके पास जाओ, उनसे दोस्ती करो। जिनका प्रतिनिधित्व अभी तक नहीं हुआ है, अभी 5-10 जाति की चर्चा होती है, चमार, डोम या वाल्मीकि, फिर पासी, पासवान, धोबी, 10 से ज़्यादा चर्चा में नहीं है, और लिस्ट में 1000 जाति है। सरकार हमको बटाने के लिए 2-4-10 जाति की चर्चा कर रही है, लिस्ट में 1000 जाति है। वो 2-4 को भड़काएगा, हम 900 को जोड़ेंगे, भड़का नहीं पाएगा। जो भटके हुए वो अपने आप बोलेंगे कार्रवाई इधर चल रहा है, मैं उधर जाऊंगा, दुश्मन के खेमे में मुझे पीट पीट के मारेगा। वो खुद समझ में आ जाएगा उसको, जो बहकावे में जा रहा। हम दूसरी जातियां जो छूटी हुई है हमारे लिस्ट में से, उनसे जाके संपर्क करो, उनका कार्यक्रम लगाओ, उनको साथ में लाओ,
वो एक को भड़का रहा है, 10 को जोड़ो। भड़का हुआ अभी इधर को आएगा, बोलेगा उधर मैं गया उसके घर में, मैं अकेला था, दरवाजा बंद करके मुझे मारेगा, दरवाजा बंद करके मारेगा। अलग कैटेगरी बनाएगा और कुछ भी अमल नहीं करेगा, वो रोएगा, बोलेगा केवल कैटेगरी बनाने की बात थी, देने की बात थोड़ी थी। तो वो रोएगा भी तो उसकी आवाज कम होगी, एक जाति रोएगी। वाल्मीकि को बोल रहा है ना कि तुमको अलग से दे देंगे, दे दिया, पेपर पे दे देगा, बाद में अमल नहीं करेगा, वाल्मीकि रोएगा सपोज, तो बोलेगा देने की बात थोड़ी हुई थी, ये तो कैटेगरी बनाने की बात हुई थी, रो। अब वो एक जाति रोएगी, उसकी आवाज कहीं नहीं सुनाई देगी, उसकी कोई ताकत नहीं होती एक जाति की। सारे लोग संगठित होंगे तो हरा देंगे, हम खुद पहुंच जाएंगे, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात ध्यान रखो, एक को तोड़ रहा है 10 को जोड़ो, अपने आप इस अभियान से जोड़ो, डोर टू डोर, सामाजिक लोकतंत्र की ओर, सारी अन्य जाति को अपने साथ जोड़ो। ये काम हम करेंगे, हमारा कारवां सफल हो जाएगा। भूख लगने के बाद भी मैंने बहुत ज़्यादा ही आपका समय ले लिया, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवासी।